हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। बात कर लेते हैं सबसे पहले 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। 27वीं आईनी तरमीम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज, तरमीम खतरे में पड़ गई। समाअत के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। दूसरी तरफ 27वीं तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन की तश्कीलें 9 कर दी गई। जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस आमिर फारूक जुडिशल कमीशन के मेंबर बन गए। इस अहम इशू पर तफसीली बात करेंगे आज के शो में। मुझे पाकी कहकर कहा गया पाकिस्तान वापस चली जाओ। बरतानवी वजीर दाखिला शबाना महमूद का पार्लियामेंट में अहम इंकशाफ। इंग्लैंड में तारीक वतन के गिर्द घेरा तंग होने लगा। बरतानिया में पनाह लेने वालों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। असाइलम पॉलिसी में बड़ी तब्दीलियां कर दी गईं। सियासी पनाह हासिल करने में नाकामी पर फौरन मुल्क से निकाला जाएगा। मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 साल इंतजार की शर्त। इस अहम कानून साजी पर भी बात करने के लिए हमारे साथ आज लंदन से मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा अली शाह। और रिकोडेक्स से पाकिस्तान और बलूचिस्तान को बराह रास्त 53 अरब डॉलर्स का इक्तिसादी फायदा होने का इम्कान। 2028 में सोने और कॉपर की पैदावार शुरू हो जाएगी। 7,500 अफराद को रोजगार के मौके भी मिलेंगे। बलूचिस्तान के 27 तलबा को बैरून मुल्क स्कॉलरशिप मिलने का इंकशाफ। प्रमोशन के लिए एवरेज नंबर्स मिलने पर सेनेट कमेटी के सामने OGDCL अफसरान की पिटिशन पहुंच गई। आबादी बढ़ने के साथ गैस की जरूरत बढ़ने लगी। मकामी गैस के जखायर कम होने के बाद क्या अब LNG पर इन्हिसार करना पड़ेगा? सेनेट पेट्रोलियम कमेटी इजलास की अहम तफसीलात जानेंगे रऊफ क्लासरा की जबानी। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं 27वीं तरमीम के हवाले से, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुनीब फारूक। अस्सलाम वालेकुम मुनीब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुनीब, अब लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो 27वीं तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें दायर की गई थी उस पर समाअत हुई और बड़ी अहम समाअत थी। 3 रुकनी फुल बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया है। तो आपको क्या लग रहा है, 27वीं तरमीम जो है वो कुछ खतरे में नजर आ रही है? बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। ये मेरा जो इसमें अंदाजा है कि ये तरमीम खैर पहले भी आइन के अंदर वाज़ेह था। कुछ आइनी कुछ फैसले माजी में भी थे, लेकिन तरमीम को बस उस पर चैलेंज करना, उसे सुनना इस हद तक तो ठीक है, लेकिन उसके खिलाफ कोई एडवर्स फैसला आना या उसके कुछ पार्ट्स को इन 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 सम वेज या इन टोटलिटी उसको स्ट्राइक डाउन करना, ये मैं नहीं समझता अब मुमकिन हो सकेगा। तो ये जो एक एक्सरसाइज है, ये जो जारी बात है, जो भी शुरू कर रहा है, जिसने भी की है, अदालत के पास बहरहाल अदालत ने सिलसिला शुरू किया है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई डिविडेंड या निकलेगा या इसका एटलीस्ट कोई कोई फायदा कहीं किसी जगह पर किसी को पहुंचेगा। ठीक है, एक जो चीज़ ऑब्वियसली राइट आफ्टर 27वीं तरमीम नज़र आ रही थी कि कोई बड़ी जो है वो शायद मूवमेंट जो है वो नज़र आ जाए। 2 सीनियर जजेस ने जब इस्तीफ़ा दिया उसके बाद जो है इस चीज़ ने और ज़ोर पकड़ लिया, लेकिन मूवमेंट के कोई आसार जो है वो मुनीब एज सच नज़र नहीं आ रहे हैं। आपको लगता है इसकी क्या जो है वो ख़ास वजह है? और हुकूमत भी ये समझती है चिल मोड में कि हाँ कोई ऐसी खास मूवमेंट नहीं आएगी जिससे खतरा हो? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें कुछ फैक्टर्स ये भी हैं। एक तो ये कि जो बार काउंसिल्स हैं वो भी डिवाइडेड हैं। आप किसी सूरत में ये नहीं कह सकते कि जो आप सुप्रीम कोर्ट बार देख लीजिए, पाकिस्तान बार काउंसिल देख लीजिए, ये जो बड़ी और उसके अलावा जो मामलात हैं वो आपके सामने हैं। हाँ। कोई यूनिटी नहीं है वकला के अंदर इस मामले में। दूसरी बात ये है कि हमारे मुल्क में पहले भी जब वकला तहरीक हुई तो उसमें एक खास हद तक एस्टेब्लिशमेंट के एक धड़े का हाथ था। वो समहाउ चाहते थे कि परवेज मुशर्रफ साहब विद द पैसेज ऑफ टाइम कमजोर हो, या कम से कम कुछ इन रोड्स निकल रहे थे कुछ लोगों के लिए। परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ हर चीज गई और 12 मामला जो हुए फिर वो माजी का हिस्सा है। फिर सियासी जमातों से जिस तरह उस उखला तहरीक को हाईजैक किया और उससे फायदा उठाया। आज की तारीख में ना ऐसा कोई मोमेंटम हमें नजर आ रहा है। सियासी जमातों में सबसे तगड़ी जमात ऑपोजिशन की एक ही जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वहां पर भी मुझे कुछ ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जिससे आपको लगे कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लिहाजा जो सूरत हाल इस वक्त है वो जू की तू है, और उसमें कोई फर्क मुझे नजर नहीं आ रहा। ना ही कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हम कहें कि जी कोई बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला है। इनकलाब तो बहुत बड़ी चीज है। यहाँ तो कोई छोटी सी मूवमेंट भी फिलहाल बनते हुए आज की तारीख में नजर नहीं आ रही। जी।
जी मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने अभी कहा कि थैंक यू जी। ये तरमीम जो है, इसको जो चैलेंज किया गया है, एक रस्मी सी कार्रवाई है, कोई बहुत बड़ा डेंट नहीं डाल सकेगी, तरमीम को रिवर्स नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, स्टे नहीं कर सकते, फेयर इनफ। लेकिन दो तीन चीज़ें कि हर लॉ में लिखा जाता है, आपने भी पढ़े होंगे, हम भी पढ़ते रहते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, हर एक की एक शिक ज़रूर होती है कानून की कि इस लॉ को किसी पाकिस्तानी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। यकीनी तौर पर इसमें भी लिखी गई होगी। तो जब कानून ये कह देता है पार्लियामेंट से कि इसको किसी ही आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, इसके बावजूद वो चैलेंज भी होती है, बेंच भी बनते हैं, जजेस भी वहाँ पे डिप्यूट का वो किए जाते हैं, समात भी होती है। तो व्हाट मेक्स यू अंडरस्टैंड कि अगर वो ये काम कर सकती हैं अदालतें कि कानून में लिखे हुए के बावजूद कि इसको चैलेंज नहीं किया जाएगा, समात होती है, सब कुछ होता है, तो फिर ये बाकी का काम भी तो हो सकता है सर आगे। यार देखिए, गुजारिश ये है कि जो कानून के अंदर नॉर्मली या आइन साजी के अंदर चीज़ होते हैं, वो अदालतों के सामने जब कोई चीज़ पेश की जाती है, जो एप्लीकेंट होता है, वो ये कहता है नहीं कि मैं वादे नज़र में ये जो केस है या ये जो तरामीम की गई हैं, ये अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी आइन के दायरे कार से बाहर निकल कर कुछ हुआ हम्म। हुआ है। हम्म। और लॉ मेकर्स ने जो इस पे अपनी दान इस्तेमाल की है, वो दुरुस्त नहीं की। और इसमें कुछ काम ऐसे हुए हैं जो अदलिया के बेसिक स्ट्रक्चर को खराब कर रहे हैं, जो और चीज़ों के अंदर कबाहतें पैदा कर रहे हैं। लिहाजा इसको रीडू किया जाए या इसको रिकंसिडर किया जाए और पार्लियामान को रेफर बैक किया। वो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कही जा सकती हैं अदालत के अंदर। लेकिन इनिशियली अगर हम ये कहें कि इसको सिरे से ही नहीं, हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो किसी का लोकस स्टैंडर्ड ही नहीं बनता, कि यानी कि कोई वो दूसरी बात ये, अदालत को लगता है कि बड़ी बेतुकी दरखास्त है, इससे क्या निकलेगा। लेकिन कई दफ़ा बड़े कोजेंट पॉइंट्स रेज़ किए जाते हैं कि नहीं जी, इसके ऊपर अदालत को ओपाइन करना चाहिए। वो अपनी जगह। लेकिन बहरहाल बहरहाल एक कलेक्टिव विज़डम के तहत बनी हुई एक आईनी तरमीम, उसको स्ट्राइक डाउन तो नहीं किया जा सकता। लास्टली भी अगर हम देखें कि इफ्तिखार चौधरी साहब के वक़्त, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस वक़्त जब 18वीं तरमीम के बाद इश्यू हुआ तो वो चैलेंज हो गई। वो बड़ी माइटी और पावरफुल अदलिया थी उस वक़्त। इफ्तिखार चौधरी साहब मतलब एक बेनथे बैल की तरह इस्तेमाल करते थे अपनी ताकत को और सब कुछ। क्लाइंट जजेस थे, अपनी उनकी टीम थी जो पिटिशंस लाती थी 184(3) के तहत। और फौरी तौर पर ये हो गया जैसे उन्होंने पार्लिमानी कमेटी के दांत खट्टे कर दिए हम्म। 19वीं तरमीम करवा के। वो तो एक रबर स्टैंप एंटिटी रह गई। इसी और उन्होंने रेफर बैक किया था पार्लियामेंट को, अगर आपको याद हो। और उस वक्त बदकिस्मती से जो मियां नवाज शरीफ साहब की जमात है, वो सुप्रीम कोर्ट की अकबी दीवार के साथ बैठकर सियासत करती थी। तो वो माजी के अंदर वो बिल्कुल इंसिडेंट्स मौजूद हैं। पर मैं आज की इन तरामीम को आइसोलेशन में नहीं देख रहा। ये तरामीम हुई हैं तो इनके साथ एक पूरा, इनके पीछे एक जो ड्राइविंग फोर्स है, वो पाकिस्तान की हुकूमत की है। इस जो इक़्तिदार में शामिल दीगर अनासर की है, दीगर लोगों की है। तो इनका इस तरह से ये कि ये एकदम चैलेंज हो जाए और फिर ख़त्म हो जाए, वो मुझे होती हुई नज़र नहीं आ रही। नाज़रीन, मुनीब फारूक हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। तीन इसके सिनारियो हो सकते हैं जो वहाँ पे पेश हुए। एक आपने बताया कि कोई बहुत बड़ा कोई अर्थ शेकिंग फैसला नहीं आएगा, जैसे है जहाँ है कि बुनियाद वजह से टेंडर होते हैं किसी चीज़ के, तो ये वैसे ही रहेगी, उसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने के चांसेस नहीं है, जिसकी रीजनिंग आपने बताई। एक सिनारियो वो है। दूसरा ये है कि जनाब प्रेसिडेंट मौजूद है, वो इफ्तिखार चौधरी साहब की, कि उन्होंने इसके कुछ पोर्शन जो हैं उन्होंने तरमीम के 18वीं के उन्होंने कहा जनाब ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, चेंज करें, जो कि बाद में चेंज हो 19वीं तरमीम की शक्ल में। तीसरा ये भी था कि एक का तरमीम उन्होंने उड़ाई भी हुई है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की थी, अगर मुझे सही याद पड़ता है। तो आपको क्या सर लगता वो है? जी। जी, जी, मैं अर्ज़ करता हूँ सर, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट था, बिल्कुल वो पीपल्स पार्टी ने किया था, वो हम्म। अदालत ने कानून स्ट्राइक डाउन किया था। और वो एग्जैक्टली। उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो था, वो उन्होंने तरमीम की कि उसको बचाया, प्राइम मिनिस्टर को बचाने के लिए अदालत ने वो कानून स्ट्राइक डाउन कर दिया था, वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था। उसकी स्ट्राइकिंग डाउन आसान है। वो सिंपल मेजॉरिटी से बना हुआ एक कानून होता है। हुकूमत के पास मेजॉरिटी है तो वो सिंपल मेजॉरिटी से एनी गिवन डे वो बना सकती है। उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑपोज़िशन की तादाद होना या वेल कंटेस्टेड होना, वो भी ज़रूरी नहीं है। यहाँ सर ठीक-ठाक वोट है, मतलब 2 तिहाई अक्सरियत रिक्वायर्ड होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये, और पर्टिकुलरली लाहौर हाई कोर्ट के फोरम के या इस फोरम से, तो मुझे इसके चांसेस वैसे भी कम नज़र आते हैं। और अगर आप प्रैक्टिकली देखें क्लासेस साहब, तो अदलिया तो बड़ी उस हिसाब से कोई माने या ना माने, बिल्कुल गिरफ्त में है
पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम हुकूमत है उसके, जी। ये आईनी तरमीम है। तो इसमें मुझे फिलहाल स्ट्राइक डाउन होता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो ऊपर जज साहिबान भी हैं, मैं बगैर नाम लिए अर्ज करूंगा कि हुकूमत बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल खुद को महसूस कर रही है, जैसे हर चीज उनकी गिरफ्त में है। बिल्कुल। ये वैसे कब तक गिरफ्त में रहेगी? क्योंकि माजी में भी हमने देखा कि एक टाइम तो आता है कि हर कोई उस गिरफ्त से निकलने की कोशिश करता है। ये भी इंसानी मिजाज है, ये भी हिस्ट्री के लेसन हैं। मतलब जनरल जियाउल हक भी आखिर भुट्टो साहब की गिरफ्त से निकल गए, जनरल मुशर्रफ भी उनकी गिरफ्त से निकल गए, जनरल ये रहील शरीफ भी नवाज शरीफ साहब की गिरफ्त से निकल गए, जनाब जनरल बाजवा साहब भी गिरफ्त से निकल गए। सो वो तो खान साहब की गिरफ्त से भी निकल गए, नवाज शरीफ साहब की गिरफ्त से निकल गए। अ डे कम्स, जजेस का भी हम बहुत सारा बता सकते हैं। मुझे याद है चीफ जस्टिस ये सजाद अली शाह साहब बेनजीर भुट्टो साहब की गिरफ्त से निकल गए थे, जब हालांकि चीफ जस्टिस उन्होंने लगाया था। तो आपको याद हो तो या फरूक लगारी साहब थे, वो बेनजीर भुट्टो साहब की गिरफ्त से निकले, और नवाज शरीफ साहब की गिरफ्त से निकले। सो गिरफ्त से सो मतलब डे कम्स जब वो जो आपकी गिरफ्त में होते हैं वो निकल जाते हैं। आपको कितना अरसा लग रहा है कि इनमें से कोई जज जो है एक दिन गिरफ्त से निकल जाएगा? और बहुत सारी मिसालें हैं हमारे पास। इफ्तिखार चौधरी साहब निकल गए थे जनरल मुशर्रफ साहब की गिरफ्त से। सर अच्छा साहब, जो भी मिसालें आपने दी हैं सर वो बिल्कुल दुरुस्त है फैक्चुअली, और हमारा जो रेफरेंस है आपका वो बिल्कुल दुरुस्त है, और ये तमाम सब कुछ हुआ है। देखिए, इसके अंदर एक चीज जहन में रखिएगा, वो जो फैक्टर थोड़ा सा इसे डिस्टिंग्विश करता है। इन प्रिंसिपल मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं कि सर एक तो वक्त कभी, ये नेचर के खिलाफ है कि वक्त हाँ एक सा रहे, ऐसा नहीं हो सकता। हम्म, नंबर दो ये है कि लोग भी तब्दील होते हैं, और लोग तब्दील होते हैं हालात की वजह से। हालात तब्दील हो जाते हैं तो लोग भी तब्दील हो जाते हैं। वही लोग जो कल आपके साथ बैठते थे वो माथे पे आंखें लगा लेते हैं, तो ये तो हम इसे रूल आउट नहीं कर सकते। हाँ, जो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है वो है कि इन जितने अदवार का आपने जिक्र किया है, इसमें जो प्लेयर्स थे, जो मुक्तदरा थी, उनके चेहरों को आप याद कीजिए। हम्म, उनके जिस तरह से उनकी जो ताल्लुकात थे या उनकी जो अपने मामलात थे उनको देखिए। आज जो सूरत हाल है उसमें दो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर हैं। उनमें एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है, वो यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। और जो उससे थोड़ा कम जो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है वो है शहबाज शरीफ साहब। कल क्या हो, हिस्ट्री खुद को दोबारा रिपीट कर जाए, जैसे आपने कुछ वाकयात कोट किए, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आज की तारीख में जो काम नहीं हो रहा वो ये कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हुकूमत के साथ कोई गेम प्ले नहीं कर रही, वो फ्लर्ट नहीं कर रही हम्म, किसी भी ऑपोजिशन मेंबर या किसी ऑपोजिशन रहनुमा, या somebody इज नॉट देयर इन वेटिंग कि जी प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है या एक बंदा कंटेंडर है वो खड़ा हुआ है। फिर बहुत कुछ लोग होंगे इरादे अपने लिए, लेकिन उनके लिए कोई दुकान नहीं खुली हुई कि शटर ऊपर हुआ हुआ है और आए आप भी आके अपना यहाँ पर हमारे सामने सौदा बेचें। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। दूसरी बात यह है कि जो शहबाज शरीफ साहब का बैसियत वज़ीर आज़म, जो 2022 से उनकी एसोसिएशन है विद द करंट आर्मी चीफ, आज की तारीख तक मैं ये अर्ज करता हूं उसमें एक जिसे कहते हैं ना बाल के बराबर भी वो फर्क नहीं आया बिटवीन हिम एंड द एस्टेब्लिशमेंट। नंबर दो ये है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी किसी एक कोने खुदरे से किसी जगह कहीं बैठ के ये वो कोई होता है ना कि कोई कहे अच्छा यार ये ठीक लोग हैं लेकिन निकम्मे बड़े हैं, अच्छा शरीफ लोग हैं लेकिन बुरे बड़े हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं। ऐसी कोई चीज किसी के थ्रू अब आपको मुझे रबिया को किसी मतलब किसी का होता है ना एक्स वाई जी, हम में से किसी को कि यार अच्छा ये है तो बहुत अच्छे लेकिन बड़े निकम्मे हैं, ये है तो फलाने ठीक पर लेकिन वैसे ऐसा कुछ नहीं हुआ और नहीं नहीं हो रहा। बहुत से लोगों ने अप्रोच करने की कोशिश की है, एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम रसानी की कोशिश की है, अगर मैं आपको खुल के बता दूं चंद लोगों के ले जाने की उनके लिए। और बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े बैंकों के मालिक, बड़े बड़े कारोबारी हाउसेस के मालिक लोग हैं जिन्होंने प्राइम जो शहबाज अपना जो फील्ड मार्शल है उनसे वन ऑन वन मुलाकातों की दरखास्त की है, लेकिन वो ग्रुप में जरूर मिले हैं कारोबारी हजरात और वो इंटरेक्शन हुए हैं। जो वन मीटिंग्स है वो अलाउ नहीं हुई। इसी तरह किसी ऑपोजिशन के बंदे की मीटिंग अलाउ नहीं हुई। आप साफी हजरात जो हैं वो एक गैदरिंग में वो वड़ाइद साहब की मुलाकात जरूर हुई थी बट इट वेंट साउथ।
वो जो बाद में हुआ, द रेस्ट एज वी से हिस्ट्री, जो चीजें हुई और वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो चीजें थोड़ी खराब हो गई। वो एक गैदरिंग थी और उसमें भी कोई ऐसा नहीं था कि उनके अंदर कुछ कन्फाइड करने के लिए उन्हें बुलाया गया। तो ये दो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर हैं। एक सबसे बड़ा मैंने आपको फील्ड मार्शल साहब को बता दिया कि द वे दी इज, और जो उनका भी निजाम चल रहा है। और दूसरा जो मुझे लग रहा है कि वो शहबाज साहब हैं, जो लड़ाई होने, उनको वो इस चीज को कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पा रहे कि कभी लड़ाई भी होगी। वो इसी के ऊपर है कि भाई ये लड़ाई होगी नहीं। और उसकी वो शहबाज शरीफ साहब हैसियत वज़ीर आज़म सबसे बड़ा फैक्टर एक ही बताते हैं कि यार मेरी सारी उम्र गुजर गई है, मैंने हर जनरल से डील किया है, तो ये ही इज अ डिफरेंट काइंड ऑल टुगेदर। ये कोई हमें अदरवाइज जो उनके मुताबिक, प्राइम मिनिस्टर साहब के मुताबिक, पाकिस्तान के अंदर सियासी हुकूमतें बड़ी कमजोर होती हैं और उन्हें डिसलॉज, कमजोर करना बड़ा आसान होता है। मैं उसमें अपना 2 बिट्स ऐड कर देता हूँ कि ये हुकूमत तो बनाई ही पाकिस्तान की मुक्तदरा ने है, तो ये तो बगैर मुक्तदरा की सपोर्ट के 1 मिनट नहीं चल सकती। तो हैविंग सेड ऑल दिस, ये फैक्टर्स मेरे लिए डिस्टिंग्विशिंग है जनाब क्लासा साहब, जिनकी वजह से मुझे कुछ बड़ा तलातुम बर्पा होते हुए नजर नहीं आ रहा। मुनीब, ये भी बताएगा, थोड़ी आगे की भी बात कर लेते हैं। अब हुकूमत इतनी कंफर्टेबल हो गई है, 27वीं तरमीम भी जो है वो उन्होंने बड़ी स्मूथली पास करा ली, तो अब 28वीं तरमीम की जो है वो बाज़गश्त शुरू हो गई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एनएफसी पे जो है वो बात होगी। और जहां एक हल्के को लगता है कि एनएफसी पे जरूर बात होगी, जरूर उसमें कोई तरामीम करा ली जाएंगी, वहां पीपल्स पार्टी बहुत एडमेंट है कि ऐसा तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। आप इसको कैसे देख रहे हैं और क्या ये वजह बन सकती है नून लीग और पीपल्स पार्टी में किसी तल्खी की? देखिए, बात यह है कि ये तल्खी इवेंचुअली तो होनी है। अब उसको शक्ल क्या दी जाती है? क्या वो शक्ल उसकी वो होती है जो पहले हमें एक्सरसाइज एक देखी कि जहां बिलावल साहब ने कहा किसी का बाप भी नहीं करवा सकता 18वीं तरमीम को अनडू। देखिए, जरूरी नहीं है कि अनडू किया जाए मुकम्मल कॉन्सेप्ट को, लेकिन अंग्रेजी में हम कहते हैं ना, इफ नॉट दिस देन इफ नॉट दिस देन द नेक्स्ट बेस्ट थिंग। अगर ये नहीं है तो इसके करीब तर को अच्छी चीज। तो मे बी बोथ साइड्स के लिए, यानी हुकूमत पाकिस्तान ऑब्वियसली उसके अंदर मुक्तदरा का एक बहुत अहम हिस्सा है उनके लिए, और पीपल्स पार्टी के लिए, वो कहते हैं ना दोनों हाफ वे आ जाए और कोई चीज निकल आए। ये भी तो हो सकता है। जरूरी नहीं है कि अच्छा जी जो फार्मूला हुकूमत दे रही है, बिलावल साहब उससे एग्री कर रहे हैं या पीपल्स पार्टी उससे एग्री कर रही है, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो बिलावल साहब का फार्मूला है उस पर बिल्कुल ही हुकूमत कहे मतलब कोई उस पर नेगोशिएशन हो ही ना। तो मुझ फिलहाल तो ये बात तो इन प्रिंसिपल तय कर ली गई है कि एक बैंकरप्ट वफाक, यानी जिसके पास पैसा ही कोई नहीं है और जो उधार पे चल रहा है फ्रॉम द स्क्रैच एवरी फाइनेंशियल ईयर, तो वो ऐसे मुल्क नहीं चलाया जा सकता। तो इसको रीडू करने की जरूरत है। ये तो इन प्रिंसिपल फैसला हुआ है। अब वो प्यार मोहब्बत से होता है, आर्म ट्विस्टिंग से होता है, लेन देन से होता है, ये मैं इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा सर, अभी ये हमने इकोनॉमिस्ट की इमरान खान साहब पे एक बड़ी रिपोर्ट देखी जिसपे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है, बड़ा शोर शराबा, उन्होंने कहा ना हम अदालत में जाएंगे और ये सारी चीज़ें। आपको क्या लगता है कि ये माजी में हमने देखा इमरान खान साहब ने, मैं तो ये समझता हूँ शायद ये जो इंटरनेशनल ये आर्टिकल लिखने वाला रूट जो है, ये तो शायद इमरान खान साहब ने दिखाया एस्टेब्लिशमेंट को कि ये काम भी हो सकता है अगेन, क्योंकि सबसे पहले तो खान साहब के आर्टिकल्स हैं, वो भी हमने माजी में देखा इंटरनेशनल पेपर्स में, इकोनॉमिस्ट में या बाकी अल जजीरा में, इंडिपेंडेंट में और मतलब इंटरनेशनल उसमें मीडिया में छपते रहे। तो एस्टेब्लिशमेंट पे अगर इल्ज़ाम लगाया जाए तो उन्होंने कहा आप ठीक है, अगर आप हमारे खिलाफ जा सकते हैं इंटरनेशनल इस पे ये मीडिया में, तो हम भी जाते हैं अपने उसके साथ। आपको कोई लगता है कि कोई वाकई कोई लीगल बैटल हुई होगी और इकोनॉमिस्ट जैसे ये पेपर जो है अपनी क्रेडिबिलिटी हिमायत, जिन्हें पता है कि लंदन में कितने बड़े सख्त लाज हैं, अपने वकीलों से, मेरा ख्याल है उन्होंने अपने वकीलों से उन्होंने वेट करवाया होगा, उसके बाद ये सारा कुछ हुआ होगा, आप खुद भी वकील हैं, समझते हैं, तो लीगल बैटल होगी या ये 2-3 दिन का एक हंगामा, आपको मुझे टॉपिक मिल गया, सियासतदानों को मिल गया, बातचीत होगी, हमारे शो भी चल गए, वीलॉग्स भी हो गए, यूट्यूबर्स, ट्विटर, सोशल मीडिया, रोज का में कोई ना कोई फसाद चाहिए होता है, वो फसाद 2-3 दिन रहेगा, तीसरे दिन को नया आ जाएगा, तो हम भूल जाएंगे, या वाकई इस दफा कोई आपको लगता है कि कोई बिग बैटल, कोई लीगल बैटल लड़ी जाएगी और कुछ कोई बड़ा फैसला होगा वन वे द अदर? ऐसा मैं गुजारिश ये करूंगा कि देखिए, आपको पता है कि पाकिस्तान में नहीं लेकिन बाहर अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियन ममालिक में पीपल और जो बिजनेस एंटिटीज है, दे हैव बैंकरप्टेड न्यूज़पेपर्स,
टेलीविजन चैनल्स, इतनी बड़ी बड़ी पेनल्टीज इम्पोज करवाई हैं और इतने बड़े बड़े डैमेजेस अवार्ड हुए हैं, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ फॉल्स क्लेम्स, खबर बाउंस है, गलत खबर के ऊपर बैंकरप्ट कर दिए गए हैं पेपर्स को, किया गया, आपको पता होगा, ये जी एक कॉमन कॉन्सेप्ट है वहां पे। वहां झूठ बोल के आप सरवाइव नहीं कर सकते। दी इकोनॉमिस्ट, जिसकी सिर्फ ट्विटर के ऊपर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई आई बिलीव 26 मिलियन के करीब फॉलोइंग है एक्स के ऊपर। तो आपको, मुझे तो ये शक नहीं होना चाहिए कि वो एक इतना अपनी तरफ से एक रिपोर्ट जो उन्होंने दी, आर्टिकल विच इज ओपिनियनेटेड ऑल्सो, और जिसकी जो कंट्रीब्यूटिंग सहाफी हैं बुशरा तस्कीन साहिबा, वो पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बैठ के कह रही हैं कि जी बिल्कुल हमें अदालत में लेके जाए और हम चाहते हैं आप हमें चैलेंज करें। इसको मैं जोड़ देता हूं, एक किताब इमरान खान साहब की साबिक अहलिया रेहाम खान साहबा ने लिखी थी, उसके कुछ हिस्से जिन पे लोगों को एतराज था, कुछ लोगों के बारे में, उन्होंने उनको वो कोर्ट पे ले गए और उस पे उन्होंने माजरत की रेहाम खान साहबा ने। लेकिन जो खान साहब से मुतल्लिक चीजें थी, वो एज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड उस किताब के अंदर मौजूद थी। बड़ा शोर मचाया गया कि हम चैलेंज करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। आज भी वो एज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड मौजूद है। और वो जो ऑथर थी उस किताब की, वो समझती हैं कि जो कहा गया, जो मैंने कहा, मैं अभी भी आई स्टैंड बाय इट। इसी तरह ये जो सहाफी हैं, ये कहते हैं जी हमने जो बात की है ये अपनी जगह मौजूद है और इस पर गुफ्तगू, इस पर हम अदालत जाने के लिए तैयार हैं। खान साहब की जमात को चाहिए कि इन सबको चैलेंज करें, इनको जरूर लेके जाएं और अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो इनको एक्सपोज करें। दूसरी बात ये है कासर साहब, मेरे लिए इस आर्टिकल के अंदर कोई न्यूज नहीं थी, बिकॉज ये वो चीजें हैं, वो कोई स्टोरी नहीं थी। ये तो सारी वो कहते हैं ना ऑलरेडी डन एंड डस्टेड टाइप चीजें हैं कि जी हमें सामने पता थी ये पहले क्या होता रहा है। इसके अंदर सिर्फ जो एक ये फैक्टर है कि जो पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है कि हर चीज जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने करा दी, हर चीज आपने किसी के कहने पे कर दी, जो एक तासुर बन जाता है और तहरीक इंसाफ कैमोफ्लेज कर जाती है, इसका सहारा लेती है अपने खिलाफ किसी भी खबर को जायल करने के लिए, उसका सरकरिए इसलिए हुआ है। अब दी इकोनॉमिस्ट के अंदर जो लोग लिख रहे हैं, वो ये तो नहीं है कि जी वहां पे फॉर प्ले होगा या वहां पर जी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इकोनॉमिस्ट को भी अपने साथ में गा लिया कि अच्छा जी तुम भी आर्टिकल लिख दो और बस ठीक है देखी जाएगी। ऐसा नहीं है। वो पब्लिक दुनिया में हर जगह पर हुआ है, जिस जगह से वो पब्लिश हुआ है। क्या खान साहब के वकला उनको अदालत में लेके जाएंगे? ले जाएं, उन्हें बैंकरप्ट करें, उनके खिलाफ डैमेजेस अवार्ड करवाएं और कहें कि जी इन्होंने झूठ बोला है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि जितनी बातें कही गई हैं और जो इमरान खान साहब की जो मौजूदा अहलिया है मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा, जब खान साहब इक़्तिदार में थे तो उन खातून ने अव्वल ने साबिक खातून ने अव्वल ने उनके मैं बाकी बातों पर बात नहीं करूंगा कि जो उनके तोहमात या ये वो, मैं उस पर क्या कहूँ, वो तो ऑलरेडी पार्ट ऑफ द स्टोरी है। लेकिन जो असर और रसूख उन्होंने इस्तेमाल किया अपने खामद का, वो किसी से ढका छुपा नहीं। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीम फारूक हमारे साथ मौजूद थे और डिटेल में बता रहे थे 27वीं तरमीम के हवाले से और दूसरे जो इश्यूज, सियासी इश्यूज हैं, उस हवाले से बात कर रहे थे। एक ब्रेक ले लेते हैं नाजरीन और ब्रेक के बाद लंदन से बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो आपके साथ शेयर करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। एक और अहम इशू पर बात कर लेते हैं। इंग्लैंड में जो असाइलम लॉज हैं उस हवाले से कुछ तब्दीलियां जो हैं वो मुतवक्को हैं, की जा रही हैं। उसका क्या असर होगा, क्या ऐसी तब्दीलियां हैं और वहाँ जो इस वक्त मौजूद हैं लोग जिन्होंने असाइलम के लिए, उन पर जो है वो क्या फ़र्क पड़ेगा। हमारे साथ लंदन से मौजूद है सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा अली शाह, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा। जी वालेकुम सलाम। जी मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थोड़ा सा डिटेल में बताएगा क्या है ये असाइलम लॉज, असाइलम पॉलिसी जिनको तब्दील किया जा रहा है और जो वहाँ पे इमिग्रेंट्स मौजूद हैं उनके लिए कितनी मुश्किलात जो है वो पैदा होंगी इसके बाद? देखिए, जो शबाना महमूद जो होम सेक्रेटरी है, उन्होंने स्पीच दी है पार्लियामेंट में, उसके बाद तो लगता है कि जो मॉडर्न टाइम्स में जो यहाँ पे जो पूरा जो इमिग्रेशन सिस्टम है उसको मुकम्मल तौर पे उसको चेंज किया जा रहा है, जिसकी यहाँ पे मुख्तलिफ जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, रिफ्यूजी और माइग्रेंट ग्रुप से उन्होंने शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत भी की। और इसमें जो पूरा जो इस वक्त चूँकि मसला ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है। नाइजल फराज की पार्टी है, उनसे इसलिए कि वो इलेक्शन में उनकी रेटिंग बहुत आगे जा चुकी है और वो ये वादा कर रहे हैं कि अगर हम इक़्तिदार में आए तो हम इस मुल्क से जो फॉरेनर्स आते हैं, जिनको वो इन्वेडर्स कहते हैं, कि हमलावर है, हम उनको ख़त्म करके रख देंगे। लिहाजा
लेबर पार्टी वो सारा कुछ करना चाह रही है कि उनकी मकबूलियत कम हो और वो यानी हार्डेस्ट क्रैकडाउन जिसे आप कह सकते हैं वो लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें आप इससे अंदाजा कर लें कि अगर पहले जो कोई रेफ्यूजी स्टेटस किसी को मिलता था, जो रिकग्नाइज करती थी हुकूमत कि इसको रेफ्यूजी या खतरा है उसके मुल्क में, तो 5 साल में उसको हाँ, स्टेटस मिल जाता था, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। अब वो उसको 20 साल कर रहे हैं। बिल्कुल। पहले बहुत सारे यहाँ पर बेनिफिट्स, राइट टू यूनियन था विद फैमिली, अब वो वाला जो पार्ट है वो बहुत मुश्किल कर देंगे। तो ये कवानीन को एक्चुअली ये मुख्तलिफ इससे सिमिलर जो सख्त कवानीन है डेनमार्क के अंदर, अच्छा। ये यहाँ पे होम सेक्रेटरी, होम ऑफिस के जो ब्यूरोक्रेट्स है वो डेनमार्क गए, वहां जाके उन्होंने उस मॉडल को स्टडी किया और अब वो वाला मॉडल इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं कि यूके को लेस अट्रैक्टिव बनाया जाए ह्यूमन स्मगलर्स के लिए और उन लोगों के लिए जो एक्चुअली यूके को एक, आप यूं कह लेना कि एक मैग्नेट की तरह देखते हैं कि ये ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे अगर कोई पाकिस्तानी, अफगानी, इंडियन कोई आता है उसको अपने कल्चर के लोग भी मिल जाते हैं, अपने जानने वाले मिल जाते हैं, बिल्कुल। फूड मिल जाती है। हाँ, मतलब बहुत उस हवाले से इसको एक जो कशिश है इस मुल्क में, तो वो सारी चीजें, वो इंसेंटिव जो किसी को भी माइग्रेंट को ड्राइव करते हैं, हाँ, ये एक्चुअली उसको खत्म करने के लिए ये इकदाम कर रहे हैं कि बंदा पहले ही सोचे कि वहां जाने का फायदा ही कोई नहीं है, क्योंकि वहां गए तो सवारी नहीं है वहां पे। इस वक्त जो हकीकत ये है कि जो बहुत ही सिस्टम है वो बहुत एकोमोडेटिंग है, हाँ, और यही वजह है कि इनके लिए क्राइसिस ये है कि बोट्स के ऊपर जो इलीगल मतलब माइग्रेंट्स है फ्रांस के रास्ते से हजारों की तादाद में पहुंच रहे हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे पिछले अरसे में जो राइट्स भी हुए, पिछले अरसे में 3 मिलियन बंदे ने भी मार्च किया, यहाँ पे हाँ, मुसलसल इमिग्रेंट्स के खिलाफ यहाँ पर जो मुजाहरे हैं वो भी हो रहे हैं। और जो अगर आज इलेक्शन हो, आज की डेट में अगर इलेक्शन हो, तो लेबर पार्टी हार्डली शायद 35-40 सीटें ले सके, इतने इस वक्त उनकी हालात खराब है। ज्यादा वो पॉलिटिकल जो स्पेस गेन करने के लिए वो पॉपुलर जो चीज है वो उसकी तरफ जा रहे हैं, और यही शबाना महमूद कर रही हैं। जी अच्छा सर, आपने बड़ा तफसील से बताया कि क्या उन पे दबाव है। खुद भी शबाना महमूद साहिबा ने भी अपनी तकरीर में बताया कि उन पे भी बड़ा, उनको भी कहा जाता था, जो पाकिस्तानीज़ के लिए एक वहाँ पे एक तरह का अब्यूजिव वर्ड कहा जाता है, तो उन्होंने उनको कह कर कहा गो बैक टू योर कंट्री, जो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा, सो इट्स नो ऑफिशियल एज वेल। तो अब ये यूरोप में मेरा ख्याल है ये वहद अब ब्रिटेन बच गया था जो अब तक इस तरह के दबाव को रेजिस्ट कर रहा था। नहीं तो यूरोप पूरे में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चेंजेस आई हैं, राइट विंग की पार्टीज या उनके खिलाफ जो इमिग्रेंट्स गए हैं लीगल या इलीगल, उनके खिलाफ वेव तो बहुत पुरानी थी। तो यूके वाज द लास्ट वन के जो इसको रेजिस्ट कर रहा था, चेंजेस नहीं ला रहे थे। तो आप समझते हैं कि जो तो इनका ये 1.25 लाख लोग बाहर निकले थे पिछले ये महीनों में, तो उसका दबाव इन पे आया है, इन्हें फील हुआ है कि अगर ये चेंजेस हम नहीं करते तो फिर हम एलिमिनेट हो जाएंगे, वाइट पॉपुलेशन जो है वो शायद हमें वोट नहीं डालेगी। डू यू एग्री विद दिस असेसमेंट का दबाव इन पे आया है और अपने आप रेलिवेंट कर रहे हैं? 100% वो वजह है। 100% ये भी वजह है कि नाइजल फराज भी वही बात कह रहे हैं जो टॉमी रॉबिन्सन कह रहा है, वही बात जहाँ का जो राइट विंग मीडिया कह रहा है, और वही बात अब इलॉन मस्क कह रहा है। तो ये पूरा जो राइट और लेफ्ट की जो डिवीजन है उसमें, और एक पॉपुलर इस वक्त सेंटिमेंट है वो इमिग्रेंट्स के खिलाफ है, उसको बहुत सारी वजूहत की बिना पर उसको एक्सप्लॉइट भी किया जाता है। लेकिन बहुत सारी जो ग्रीवेंस है लोगों की जो वो जेन्युइन भी है, कि जिस तरह से वो देखते हैं कि रोजाना की हेडलाइंस और मीडिया जिस तरह से हाईलाइट करता है जी कि ये बोट्स आ रही हैं और आउट ऑफ कंट्रोल है, और लोगों को ये बताया जाता है सिर्फ बोट्स पे है, सिर्फ बोट से इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनसे है, या बहुत सारे एशियंस हम जाते हैं, मैं भी वहाँ पे रहा हूँ, आपके हम दोस्त कोलीग रहे हैं वहाँ पे, अभी रिसेंटली मैं लास्ट मंथ आई वाज आल्सो इन लंदन एज वेल। तो वहाँ पे तो लोग ये समझते हैं कि ये जो पाकिस्तानी हैं, जो एशियंस हैं, नॉट ऑल, बहुत हार्ड वर्किंग है, इंटेलिजेंट ऑनेस्ट सारे हैं, तो इनकी वजह से हमारी सोसाइटीज़ में प्रॉब्लम हुआ है। फ्री जो उनको सोशल वेलफेयर मिल रही है, फ्री घर मिल रहे हैं, डॉलर पाउंड पैसे मिल रहे हैं उनको, मतलब हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो वो समझते हैं हमारे पे बोझ ज़्यादा हैं और इसलिए लोग ज़्यादा आ रहे हैं। कि आपने सोशल वेलफेयर का जो कंसेप्ट बनाया हुआ है, यूरोप में बहुत सारे मुल्कों में मैं पढ़ रहा था, वो भी इसको विड्रॉ करते जा रहे हैं। फिर हमारा वो जिस तरह की हम थोड़े से अनरूली हैं, ऑर्गेनाइज नहीं है, सफाई का ख्याल नहीं रखते, बहुत सारे शोर शराबे, लाउड एंड घेटोस बनाते हैं, ये सारी चीज़ें। सो आप समझते हैं कि कोई शहर के लोग भी जालिम सन, कोई सानू मरण का शौक भी सी। मान लिया ब्रिटेन वाले बड़े सख्त लाज ला रहे, तो कसर तो हमने भी नहीं छोड़ी। हमने इनके हाथ मजबूत करने की बजाय लेबर के, हमने तो उनको कमज़ोर किया है, राइट विंग उन पॉलिटिकल पार्टीज जो मीडिया को सामने, हमने तो वीक किया है लेबर को, और उन पर तनकीद भी आ रही है कि आप कैसे सरेंडर कर सकते हैं इस दबाव के बावजूद। वो कहते हैं हम क्या करें, हमें वोट ही नहीं पड़ते, और इसके हम जिम्मेदार हैं कुछ एशियन जो हैं, मैं सबकी नहीं बात कर रहा, जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ हैं हमारे जैसे कुछ।
अच्छा, इसमें मैं ये कहूँगा कि एशियंस और उसमें आप साथ मिलाएं जो अफ्रीकन आए हैं, जो मिडिल ईस्ट के लोग आए हैं और पूरी दुनिया से जो लोग आए ना, उन सब का भी रोल है। हमारा थोड़ा ज्यादा है। और जो देखिए, दो बातें यहाँ पे, जो सोशल, जो असल इशू है, ये सोशल वेलफेयर जो बेनिफिट्स है ना, वो लोग आए इसलिए रहे कि ये एक फलाही रियासत है। अब फलाही रियासत में जिसको कहते हैं ना कि मां जैसे रियासत है, ये वही वाला हिसाब। लेकिन उसको सिस्टम को अब्यूज बहुत वास्ट स्केल पे, ऐसे यहाँ सबसे ज्यादा सिस्टम को अब्यूज करते हैं गोरे, लेकिन वो कहते हैं कि हम तो हैं ही यहाँ के, नहीं हमारा मुल्क है। अब वो वही देखते हैं कि जब हमारे लोग ये करते हैं, इमिग्रेट्स करते हैं, वहां से प्रॉब्लम आता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारे लोगों ने आज की डेट तक जितना वो सिस्टम को देखे, बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में हमारे लोग हैं, ऐसे कई एरियाज है जहाँ लोग काम ही नहीं कर रहे। वो मतलब किसी ने झूठ बोलकर कोई जो डिसेबल की कार ली हुई है, किसी ने पास लिया हुआ है, घरों में लोग जो अनरेगुलेटेड मार्केट है उसमें काम कर रहे हैं। सर बैंकिंग में मैंने देखा है, वहाँ से मैं वहाँ पे जब मौजूद था, मैं उधर लंदन में 2-1 साल में रहा मैं, तो मैंने बहुत सारे जानने वालों को देखा, क्रेडिट कार्ड पे बेईमानियां हो रही हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, कार्ड्स के और बला बला चीजें कर रहे हैं, जेली काम हो रहे हैं, जेली मॉर्गेज लिए जा रहे हैं। मैं ऐसी कहानियां सुनाने बिठाऊं तो मुझे लंदन अगली दफा आने कोई नहीं देगा, लिहाजा मैं ज्यादा नहीं बताता। लास्टली सर, लास्टली ये जो ग्रूमिंग गैंग्स की स्टोरीज आई थी जिसमें एशियंस इन्वॉल्व थे, पाकिस्तानी के भी नाम आ रहे थे, इन्होंने भी कंट्री, मतलब वो कहते हैं लॉस्ट नेल इन द कॉफिन साबित हुआ है कि जब वहाँ पे उनके स्कैंडल आने शुरू हुए, अभी सजाएं भी हुई हैं कुछ दिन पहले सर, वो भी एक था। बिल्कुल ऐसे देखें, मीडिया में जो लोग हैं यहाँ पे हो ये रहा है कि खासतौर पे ट्विटर पे तो पाकिस्तानी जो मुसलमान को सजा होती है वो पूरा मीडिया उस पर बात करता है, और खासतौर पे जो पॉपुलर जो राइट विंगर्स है वो करते हैं। जब गोरा को पकड़ा जाता है तो उसकी बात वो नहीं करते। जो आम बंदा है यहाँ पे, जो मीडिया डिस्कोर्स है, उसको ये बताया गया है कि ये ग्रूमिंग गैंग्स हैं जो वाइट बच्चियों के साथ ज्यादतियां करने वाले हैं, ये एक्चुअली या पाकिस्तानी है और जो मुसलमान है। We should be careful. और ये चीज इसको बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया गया है, मेन स्ट्रीम कर दिया गया है। हालांकि ये बात हकीकत नहीं है इसमें, लेकिन ये वो चीजें जो आसान, जिस तरह हमारे यहाँ जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और झूठ आसानी से बिकता है और उसकी बेस पे गालियां दी जाती हैं, वो हिसाब यहाँ पे उसी स्केल पे हुआ है। अगर आप आम किसी से पूछे तो वो कहेगा कि जो मुस्लिम है ये कर रहे हैं, हालांकि वो ने किया होगा, उनका कितने एक मुसलमान थे, वो कभी मस्जिद में भी गए यानी वो अलग बात है, लेकिन उनके चेहरे हुलिये से वो मुसलमान लगते हैं, एशियन पाकिस्तानी लगते हैं। और ऊपर से फिर इससे पहले आपको याद है 9/11 के बाद टेररिज्म लगना अपनी जगह पे वो आपकी बात होगी, जस्ट मतलब लिटिल इंटरप्शन। लेकिन अभी जो सजाएं जिनको हुई हैं वो तो पाकिस्तानी निकले हैं, वो सारे झूठे तो वो भी नहीं है, नाम भी काम भी और वो भी तो अभी जिनको रिसेंटली सजाएं हुई हैं मोस्टली देवर पाकिस्तानीज। ऐसे नॉर्थ में तो देखें जितनों को सजाएं हुई हैं, वेरी अनफॉर्चुनेटली वो सारे के सारे वो पाकिस्तानी निकले। और ये हाँ, वो तो ये बिल्कुल हुआ है इस मुल्क में। थैंक यू मुर्तजा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मुर्तजा अली शाह हमें रिपोर्ट कर रहे थे डायरेक्टली फ्रॉम लंदन और बता रहे थे न्यू असाइलम लॉज के हवाले से। आज के लिए इतना ही नाजरीन, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।